यूनाइटेड बीजेपी के खिलाफ और आक्रामक रुख अख्तियार करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बदलाव को लेकर जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक में चर्चा होने की संभावना है, उस पर आज खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने विराम लगाया और कहा कि पूरी पार्टी एकजुट है और 2024 के चुनावी तैयारी के लिए पूरे तरीके से तैयार है। हालांकि इसका अक्स जनता दल यूनाइटेड के बाहर लगे पोस्टरों के जरिए भी देखा जा रहा था। जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर ललन सिंह मेन पोस्टरों से गायब थे, उसको लेकर कई तरह के अटकलों का बाजार गर्म है कि हो सकता है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ललन सिंह अपने इस्तीफे की पेशकश करें और उसके बदले नीतीश कुमार को खुद कमान संभालने की बात करें। कैमरामैन सुनील के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। पार्टी में मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि कल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, यह एक नॉर्मल बैठक है जो हर साल होती है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने कहा कि जब जब बिहार सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है तब गोदी मीडिया के बहाने अफवाह उड़ाई जाती है जो 3-4 दिनों में खत्म हो जाती है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होगी उसमें कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं। रामनाथ ठाकुर को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्या होगा नहीं होगा, क्या फैसला पार्टी लेगी, ये केवल और केवल नीतीश कुमार जानते हैं। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि कल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी वह पार्टी के लिए और नीतीश कुमार के लिए काफी अहम साबित होगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस अपना स्थापना दिवस समारोह मनाने जा रही है। इस मौके पर एक बड़ी रैली के आयोजन करने का फैसला किया गया है। इस रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस गुरुवार को अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है। नागपुर में होने वाली है तैयार हम नाम की महारैली के साथ कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे समेत पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। स्थापना दिवस को लेकर नागपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पार्टी ने इस कार्यक्रम के लिए एक है तैयार हम का स्लोगन भी तैयार किया है, जो पार्टी नेताओं का हौसला बढ़ाएगा। कांग्रेस राज्य के सभी मुख्यमंत्री भी रैली में मौजूद रहने वाले हैं। इस महारैली को बड़ा बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, नागपुर, न्यूज़ 24। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है और कांग्रेस अपना ये स्थापना दिवस आज नागपुर में मनाने जा रही है। जी, हम साफ तौर पर देख सकते हैं पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सभी नेताओं द्वारा बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स लगाए गए हैं। तो विदर्भ और आसपास के इलाकों से आने वाले सभी कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को लेकर एक विशेषता साफ तौर से यहाँ सामने ये एक स्कैनर कोड लगाया गया है। 138 सालों से एक बेहतर भारत के निर्माण में चले आ रहे संघर्ष में अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान, मतलब कांग्रेस पार्टी को चंदा देने का आह्वान जो है कांग्रेस की ओर से किया गया। और 2024 का जो चुनाव है, जिस बिगुल जो है कांग्रेस संघ के गढ़ से नागपुर से फूंकने जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जनता का सीधा योगदान हो और उस स्कैनर के माध्यम से जनता सीधे कांग्रेस से जुड़े। ये एक बहुत ऐतिहासिक मामला इस पूरे कार्यक्रम में देखने मिल रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ नरेंद्रपुरी, न्यूज़ 24, नागपुर। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अब बहुप्रतीक्षित ईआरसीपी यानी कि ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट परियोजना को हरी झंडी मिलने की संभावना बन गई है। इसके लिए एक संशोधित योजना पर भी विचार विमर्श हो गया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के स्तर पर यह पूरा फैसला हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान की नदियों को आपस में जोड़ते हुए ईआरसीपी परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। 45,000 करोड़ रुपए की यह पूरी परियोजना है और यदि नदियों को जोड़कर ईआरसीपी परियोजना को आगे बढ़ाया जाता है तो राजस्थान सरकार को केवल 10% पैसा ही देना पड़ेगा। 90% पैसा इस पूरी परियोजना के लिए केंद्र सरकार देगी। यहाँ के 13 जिलों के लिए लोगों के लिए बड़ी डिमांड थी। चुनावी लिहाज से भी यह काफी बड़ी योजना मानी जा रही है, क्योंकि ईआरसीपी योजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए बनाई जा रही है। यहाँ पर कुल 83 विधानसभा सीट है और 83 में से इस वक्त बीजेपी ने 50 सीटें यहाँ से जीती है।
कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। सतलज यमुना लिंक नहर के मामले में आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ में एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इस मुद्दे का समाधान निकालने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले भी कह चुके हैं कि पंजाब के पास दूसरे राज्यों को देने के लिए पानी का एक बूंद भी नहीं है, से जो है दोनों राज्यों के बीच में विवाद का विषय बना हुआ है। इस नहर की कल्पना दोनों राज्यों में रवि और ब्यास नदी के बीच पानी को छोड़ने को लेकर हुआ था और अब देखना होगा कि जो आज बैठक चंडीगढ़ में हो रही है इसमें क्या इस मामले को लेकर कोई समाधान निकल पाएगा कि नहीं, क्योंकि बार बार पंजाब और हरियाणा की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि इस मामले पर केंद्र जो है वो हस्तक्षेप करे और केंद्र सरकार इस पानी के विवाद का समाधान निकाले। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। मुख्य सचिवों का नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित हो रहा है। ये 2 दिन का कार्यक्रम है। 28 और 29 दिसंबर दोनों दिन के कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। आपको बता दें कि एक तरीके से तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है। पहले धर्मशाला में हुई थी, दूसरा दिल्ली में, तीसरा फिर से नई दिल्ली में हो रहा है। प्रधानमंत्री तमाम मुख्य सचिवों जो राज्य से अलग अलग राज्यों से आते हैं उनको संबोधित करते हैं, अपनी बात रखते हैं और कई विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा होती है, महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक इस आयोजन का मुख्य विषय जीवन की सुगमता यानी ईज ऑफ लिविंग है। बताया गया कि चर्चा के प्रमुख क्षेत्र भूमि, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, जिला कार्यक्रम योजनाओं का युक्तिकरण और नए युग की टेक्नोलॉजी को लेकर विशेष सत्र भी आयोजित किया जाएगा। कैमरामैन भरत रावत के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। लोकसभा चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है वैसे राजनीतिक पार्टियों के समीक्षा बैठकों का दौर तेज हो चुका है। महाराष्ट्र में महायुति में शामिल अजित पवार गुट ने अपने पार्टी पद अधिकारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए और नए लोगों को आकर्षित करने के लिए एक मेगा प्लान बनाया है। इसके तहत अजित पवार अपने पार्टी के विशेष पद अधिकारियों को नई चमचमाती कार देंगे ताकि चुनाव प्रचार जोर शोर से कर सके। खबर है कि अजित की पार्टी ने 70 कारों को खरीदने का फैसला किया है। इन कारों की कीमत 12 लाख से 22 लाख तो होगी। इस बीच बुधवार को कुछ कारों को टेस्ट ड्राइव के लिए पार्टी मुख्यालय भी ले जाया गया। कार देने का निर्णय अधिकारियों की मांग के बाद लिया गया क्योंकि उनमें से कई के पास वाहनों पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। जिस कार्यकर्ताओं को कार उपलब्ध कराई जाएगी उसे बताना होगा कि पार्टी के उद्देश्य क्या है चुनाव प्रचार के दौरान और पार्टी का पक्ष स्पष्ट रूप से रखना होगा। सूत्रों के मुताबिक सीधे शब्दों में कहें तो संबंधित कार्यकर्ता या जिसे जो कार उपलब्ध कराई गई है उसे लोगों को बताना होगा कि शरद पवार और अजित पवार के बीच अनबन क्यों हुई। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। अयोध्या में जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक 2 दिनों के लिए महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित जो है वो की गई है। 22 जनवरी के दिन एक तरफ जहां पूरे देश की निगाहें अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर होगी तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अपने नेताओं के साथ बैठक करते रहेंगे। ऐसे में उद्धव ठाकरे के भाषण पर भी लोगों की निगाहें होंगी कि आखिर वो राम मंदिर को लेकर क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि समारोह में शामिल होने के लिए उद्धव ठाकरे को अभी तक न्योता नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक से उद्धव ठाकरे जो है आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। दूसरी तरफ संजय राउत ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि हमने राम मंदिर के लिए जो है खून बहाया है, तो ऐसे में बीजेपी कौन होती है न्योता देने वाली। हम मंदिर उद्घाटन के बाद अयोध्या रामलला का दर्शन करने जाएंगे। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के दिन पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश की मांग साधु संतों की तरफ से उठाई जा रही है। अयोध्या से लेकर काशी तक के संतों ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। काशी के साधु संतों ने तो भारत सरकार को बाकायदा पत्र लिखकर अवकाश की मांग की है। उनका कहना है कि भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए पूरे देश में 22 जनवरी 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है कि 500 वर्षों का हमारा संघर्ष रहा है। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे तो परिवार का हर सदस्य एक साथ उसे देख सके। घर मंदिर जहां भी हो, टीवी स्क्रीन पर ऐतिहासिक अनुष्ठान को देखे और पूजा पाठ करे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिल्ली एनसीआर में रैपिड रेल की कनेक्टिविटी को लगातार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उसको लेकर पहले दिल्ली से मेरठ और उसके बाद दिल्ली से पानीपत और दिल्ली से अलवर को लेकर लगातार रैपिड रेल के काम को मंजूरी दी गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जो राज्य इसमें इन्वॉल्व हैं वो किस तरीके से पैसा देंगे और इस पैसे को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक पैसा नहीं दिया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने पहली किस्त यानी कि 150 करोड़ रुपए अब दिल्ली से अलवर तक के लिए जो रैपिड रेल चलने वाली है उसके लिए दे दिए हैं। साफ तौर पर वित्त मंत्रालय ने फिलहाल इस पूरे मामले पर मंजूरी दे दी है दिल्ली सरकार के, और अब ये देखना होगा कि रैपिड रेल को लेकर जो भी कदम उठाने हैं दिल्ली सरकार को, जो भी पैसा देना है उसको लेकर किस तरीके से दिल्ली सरकार का प्रयास रहेगा। हालांकि इस पूरे मामले में कोर्ट ने दखलंदाजी करने के बाद ही दिल्ली सरकार को साफ तौर पे कहा था कि ये पूरा मामला दिल्ली से जुड़े लोगों का है, इससे दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं पैसे देने में देरी नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद ही दिल्ली से अलवर तक का जो प्रोजेक्ट बनना है रैपिड रेल का, उसमें दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से 150 करोड़ की जो पहली रकम है उसको मंजूरी दे दी है। उसके बाद दूसरी रकम भी जो है वो अगले 6 महीने के अंतराल में दिल्ली सरकार को देनी होगी। कैमरा पर्सन भरत रावत के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के कद्दावर नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में मैराथन दौरा शुरू करने वाले हैं। यह दौरा फरवरी महीने में शुरू होगा। इस दौरे में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभी लोकसभा सीटों को कवर करेंगे, सभी जगहों पर सभाएं करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में महाराष्ट्र में बीजेपी कांग्रेस और उसके सहयोगियों से पिछड़ती नजर आ रही है। यही कारण है कि बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि यूपी के बाद सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में है। इसलिए बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बताया जाता है कि बीजेपी और उसके सहयोगियों का टारगेट महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें जीतने का है। इसके लिए बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। जवान दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। संसद की सुरक्षा सेन मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहती है पुलिस, और इसके लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई है और इस मामले में अब 2 जनवरी को सुनवाई होगी। दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए पुलिस इस पूरे मामले की हकीकत का पता लगाना चाहती है, क्योंकि तमाम आरोपी जिनको पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया, जिसमें नीलम, मनोरंजन, अमोल शिंदे और जो महेश है, इसके अलावा 2 अन्य आरोपी हैं, इनसे लगातार जो पुलिस की पूछताछ हुई है, लगातार पिछले कई दिनों से तमाम आरोपी रिमांड पर है, लेकिन ये लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। इनके बयान आपस में विरोधाभासी हैं, जिसके जो है तकनीकी साक्ष्य जो है वो मेल नहीं खाते। तो लिहाजा इस पूरे मामले की हकीकत पता करने के लिए पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहती है। लेकिन इस पूरे घटना में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है तो इसके लिए आरोपी की परमिशन यानी कि आरोपी की कंसर्न ज़रूरी होती है। अगर आरोपियों ने इसके लिए इनकार कर दिया तो पुलिस के जो इस पूरे मामले में हकीकत पता करने की कोशिश कर रही है उसके लिए एक बड़ा झटका होगा। क्या संजय के साथ कौशिक, न्यूज़ 24, दिल्ली। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। पूंछा राजौरी से सटे जंगल के इलाके हों या नियंत्रण रेखा से सटे इलाके हों, वहां पर बड़े पैमाने में आतंकियों की तलाश में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि पूंछा राजौरी के जंगलों में 28 से 30 आतंकी मौजूद हैं जो इन जंगलों में छिपे हुए हैं। उसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कठुआ और सांबा सेक्टर में भी बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं कई जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऐसे इलाके हैं वहां पर एंटी टनल सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। करीब 250 आतंकी सीमा पार बने लॉन्चिंग पैड में मौजूद हैं और इनकी यही कोशिश है कि जितनी जल्दी हो ये तमाम आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ करें और जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकें। और उसी के चलते बेहद ज्यादा अलर्ट हमारे जवानों को कर दिया गया है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और रूस यूक्रेन सहित कई मुद्दों पर बातचीत की। विदेश मंत्री जयशंकर अपने 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रूस पहुंचे हैं। जयशंकर ने बुधवार यानी 27 दिसंबर को अपने रूसी समकक्ष
सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात की। यहाँ आपको बताएं कि इस दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल रूस आने का निमंत्रण दिया। पुतिन ने जयशंकर से कहा, हमें अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ ये जानकारी साझा करने को इच्छुक है कि यूक्रेन संकट को शांतिपूर्ण तरीके से कैसे हल किया जा सकता है। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल रूस की यात्रा के लिए उत्सुक हैं, यानी रूस और भारत के रिश्ते आने वाले वक्त में और ज्यादा मजबूत होंगे, इसका साफ तौर पर संदेश मिलता नजर आ रहा है। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार पंजाब की झांकी नहीं दिखाई देगी। 2024 गणतंत्र दिवस के परेड में इस बार पंजाब सरकार ने केंद्र को 3 मॉडल जो है वो भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने नामंजूर कर दिया, जिसके बाद सीएम ने कहा कि सत्ता के नशे में अहंकारी केंद्र सरकार स्वतंत्रता संग्राम में पंजाबियों के बेमिसाल बलिदान का अपमान कर रही है। पिछले साल भी केंद्र सरकार ने ऐसा ही किया था और इस साल भी झांकी रद्द कर वही दोहराया। केंद्र सरकार पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। सीएम ने कहा कि अगर झांकी शामिल नहीं की जाती तो राज्य सरकार 26 जनवरी के मौके पर जो भी राज्य के प्रोग्राम होंगे उसमें इन झांकियों को प्रदर्शित करेगी और साथ ही लिखा जाएगा कि केंद्र सरकार द्वारा रिजेक्ट किया हुआ मॉडल। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है इस मुद्दे को कहीं ना कहीं पंजाब में बड़ा बना रहे हैं और कहा भी ये जा रहा है कि केंद्र सरकार किस तरह से पंजाब के साथ दोहरी नीति या बदलाखोरी की भावना से काम कर रही है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। राजस्थान की भजनलाल सरकार 1 जनवरी से 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है। उज्ज्वला और बीपीएल के लाभार्थियों को यह सिलेंडर मिलेगा। हालांकि जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि वह सत्ता में आती है तो 450 रुपए में उज्ज्वला और बीपीएल के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर देगी। उसी के तहत अब सरकार ने 4 दिन का रजिस्ट्रेशन कैंप भी लगा रखा है। गैस एजेंसी के पास उज्ज्वला और बीपीएल के सभी लाभार्थी जा सकते हैं और यहां पर अपना फिर से केवाईसी देकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 1 जनवरी से इन लोगों को यह गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलना शुरू हो जाएगा। भजनलाल सरकार की ओर से यह तय किया गया कि चुनावी वादे के अनुसार वह गैस सिलेंडर केंद्र सरकार से भले ही पूरे दाम पर खरीदेगी, लेकिन यहाँ के लोगों को 450 रुपए ही देने पड़ेंगे। बाकी राशि वह सब्सिडी के तौर पर केंद्रीय कोटे में जमा करा देगी। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी राजीव कुमार को बनाया गया है और राजीव कुमार आज से अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। इसके पहले डीजीपी मनोज मालवीय थे जो 27 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं। राजीव कुमार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी बताए जाते हैं और राजीव कुमार इसके पहले पुलिस कमिश्नर पूर्व कोलकाता रह चुके हैं। राजीव कुमार का जो सफर है यहाँ कह सकते हैं कि तनाव भरा रहा है। राजीव कुमार के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप कई ऐसे लगते रहे हैं। इसको लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी हमलावर हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी का साफ तौर पे कहना है कि डीजीपी राजीव कुमार के जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में है और उस मामले को दोबारा से अपील करेंगे कि उसकी जांच किया जाए। तो कह सकते हैं कि राजीव कुमार डीजीपी पद पे अपना कार्यभार संभाल रहे हैं और इसको लेकर लगातार यहाँ पे राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है और अब देखना है कि राजीव कुमार किस तरह से डीजीपी के रूप में काम करते हैं और आने वाला सफर उनका कैसा रहता है, इस पे सभी की निगाहें टिकी है। फिलहाल राजीव कुमार आज से कोलकाता में अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। मराठा आरक्षण को लेकर तीसरे और अंतिम दौर के लड़ाई की घोषणा अब मनोज जरांगे पाटिल ने की है। मनोज जरांगे पाटिल ने चलो मुंबई का नारा दिया है। 20 जनवरी को अंतरवाली सराठी से लाखों की संख्या में मराठा समाज के लोग अंतरवाली सराठी से गेवराई, गेवराई से अहमदनगर, अहमदनगर से पुणे, पुणे से लोनावला, लोनावला से लेकर मुंबई का ये सफर तय करने वाले हैं। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा समाज के लोगों से आह्वान किया है कि आपके पास जो भी गाड़ी है, जो भी साजो सामान है, वो साथ में लेकर चले। मनोज जरांगे पाटिल का कहना है कि रोज वो कितना किलोमीटर चलेंगे ये अभी वो बता नहीं सकते, क्योंकि चलते चलते साथ में कई लोग उनके साथ जुड़ने वाले हैं। और मनोज जरांगे पाटिल का दावा है कि जब वो मुंबई के शिवाजी पार्क पर पहुंचेंगे तब मराठाओं की संख्या करोड़ों के आगे निकल गई होगी।
कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। एक बार फिर बिहार के राजभवन और सरकार आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की कार्यशैली से नाराज बिहार के राज्यपाल, जो बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, उन्होंने सरकार को एक कड़ा पत्र लिखा है। लगातार जिस तरीके से के पाठक के द्वारा विश्वविद्यालय के नियमों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, उसको लेकर गहरी नाराजगी जताते हुए राजभवन ने जो पत्र बिहार के मुख्य सचिव को भेजा है, उसमें कड़ी आपत्ति जताई गई है और कहा गया है कि जिस तरीके से जो पत्र जारी किए जा रहे हैं वो सरकार के मौलिक अधिकारों का हनन और साथ में असंवैधानिक भी है और उसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। दरअसल राज्यपाल बिहार के दिनों में 21 नवंबर और 28 नवंबर को के पाठक की तरफ से जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो पत्र जारी किया था राज्य के विश्वविद्यालयों को लेकर, उसको लेकर गहरी नाराजगी जताई है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश के गुना में डंपर और यात्री बस में जबरदस्त टक्कर के बाद बस में आग लगी और 13 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। साथ ही आपको बता दें कि 16 जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुना पहुंचे और अस्पताल में घायलों से मुलाकात की है उन्होंने। और इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी भी बनाई गई है 3 सदस्यीय, जो कि 3 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कि आखिरकार हादसे की वजह क्या है। साथ ही इस पूरे मामले में जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया है। साथ में घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की भी मुआवजा राशि दी गई है। इस बात का ऐलान किया गया है। इस पूरे हादसे को लेकर आपको बता दें कि लगातार जो है, चाहे बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी दुख जाहिर कर चुके हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। नए साल के स्वागत से पहले गुजरात में कहीं शराब की अनुमति, कहीं शराब की जब्ती, तो कहीं शराब पर चल रहा है बुलडोजर। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में वाइन और डाइन की इजाजत देने के बाद सियासी पारा गरमाया हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के अन्य हिस्सों में दूसरे राज्यों से आ रही शराब की जब्ती और उस पर चल रही बुलडोजर की भी खबरें काफी चर्चा में है। पड़ोसी राज्यों की सरहदों और छुपे रास्तों से शराब माफिया अलग अलग तरकीबें अपनाकर गुजरात में शराब घुसाने की फिराक में रहते हैं और ये नए साल के स्वागत से पहले और ज्यादा तेज हो जाता है। इसी कड़ी में खेड़ा पुलिस ने नदी के पट में शराब का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। ठीक इसी तरह गुजरात के आणंद जिले में पुलिस ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की शराब पर बुलडोजर चलाया। जिले के 7 पुलिस स्टेशनों द्वारा पकड़ी गई अवैध शराब को एसडीएम की अगुवाई में नाश कर दिया गया। गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक गुजरात में अवैध तरीके से लाई जा रही और पकड़ी जा रही जब्त की गई शराब को इसी तरह से अधिकारियों की उपस्थिति में नष्ट कर दिया जाता है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। माता वैष्णो देवी के भक्तों ने बीते 10 सालों का यात्रा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी तक 94 लाख से अधिक श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं और लगातार प्रतिदिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शनों को देश विदेश से आ रहे हैं। और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को ऐसी उम्मीद है कि इस साल के अंत तक यात्रा का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर जाएगा। और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन का ये कहना है कि उनका ये मकसद है कि जो भी श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शनों को आए, उन्हें यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ कटरा में घोड़े, पिट्ठू, पालकी वाले और स्थानीय दुकानदार की ओर से बीते कल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और एक रोष रैली निकाली गई। इनका कहना है कि जो रोपवे कटरा से शानीशतलग तक लग रहा है, उससे उनकी कमाई पर असर पड़ेगा। उसी के साथ कई अन्य स्थानीय मुद्दों को लेकर भी इन्होंने रोष रैली निकाली। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। पंजाब हरियाणा में घनी धुंध ने पूरी तरह से तांडव मचा दिया है और यही कारण है कि विजिबिलिटी 5 से लेकर 10 मीटर तक ही दिखाई दे रही है। और इसी के चलते ही चाहे वो अमृतसर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, वहाँ पर भी जो उड़ानें हैं, चाहे वो राष्ट्रीय उड़ानें हैं या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं, उन पर गहरा प्रभाव भी पड़ा है और कई उड़ानें
स्थगित भी कर दी गई हैं और कईयों का जो टाइम है वो भी चेंज कर दिया गया है। और ऐसा ही रेलगाड़ियों का भी देखने को मिल रहा है और रेलगाड़ियां जगह जगह पर रुकी भी हुई हैं और कई रेलगाड़ियां अपने तय समय से काफ़ी ज़्यादा लेट चल रही हैं। मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले 3 दिनों तक पंजाब में इसी तरह से घनी धुंध भी पड़ेगी और 1 दिसंबर को हो सकता है कि कुछ स्थानों पर धूप निकले और जो मौसम है बिल्कुल शुष्क भी रहे। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।